अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। डील, ढील और एनआरओ की बातें अब मकामी सियासत से निकलकर आलमी सियासत तक चली गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में दीगर अहम मुलाकातों के साथ साथ लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से एनआरओ की बातें होने लगी और ये बातें अपोजिशन की तरफ से नहीं, खुद हुकूमत की तरफ से की गई। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने आज पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि साद हरीरी को बताया है कि आपने पाकिस्तान का पहला एनआरओ किया, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा, ना कोई डील होगी और ना ही कोई ढील मिलेगी। साद हरीरी ने, असद उमर साहब ने बताया कि साद हरीरी ने हाथ उठा लिए हैं और कहा है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जिस वक्त हमारी मीटिंग हो रही थी तो उसी वक्त हमारी पेशन गोई ये थी कि अब सबने समझना है कि कोई नई डील मैं आपको दो टॉप जवाब दे दूं, ना कोई डील होगी, ठीक है, और ना ही ढील मिलेगी। डील तो दूर की बात है। और ये भी आपको बता दूं कि हमने ये साद हरीरी से भी बोला कि ये आप जो है उनको याद दिलाया हमने कि पहला एनआरओ तो पाकिस्तान का आपने करवाया था, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा मैं आइंदा इस किस्म का कोई काम नहीं करूंगा। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ से एनआरओ दिलवाने वाले साद हरीरी को वज़ीर आज़म इमरान खान बता रहे थे कि पाकिस्तान में फिर नवाज शरीफ को एनआरओ देने की बाज़गश्त है। साद हरीरी ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि शरीफ खानदान को मुआफ़ी दिलवाना बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने एक कमिटमेंट भी पूरी नहीं की और मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई। साद हरीरी का पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार रहा है। ये कहा जाता रहा है कि सन 2000 में जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अटक जेल में मुकदमात का सामना कर रहे थे तो उस वक्त साद हरीरी ने परवेज़ मुशर्रफ और सऊदी अरब की हुकूमत के दरमियान राब्ते कराए और एक मुबैना डील के नतीजे में नवाज शरीफ को रातों रात सऊदी अरब ले जाया गया और फिर 2007 तक साबिक वज़ीर आज़म बैरून मुल्क रहे। जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 10 सितंबर 2007 को वतन वापसी का ऐलान किया तो एक बार फिर साद हरीरी फ़ाल हुए। उन्होंने लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकातें की। फिर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर साद हरीरी नवाज शरीफ की वतन वापसी से एक दिन पहले पाकिस्तान आए और सितंबर 2007 में उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की और उस वक्त के सऊदी इंटेलिजेंस चीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नवाज शरीफ मुआहदे की पासदारी करें और 10 साल तक वतन वापस ना आने की बात पर कायम रहें। नून लीग इब्तिदा में इस मुआहदे का इनकार करती रही, बार बार करती रही। फिर बाद में कहा कि मुआहदा सिर्फ 5 साल के लिए था, 10 साल का नहीं था। और फिर 10 सितंबर 2007 को नवाज शरीफ वतन वापस आए तो सिक्योरिटी हुकाम ने उन्हें रावलपिंडी एयरपोर्ट पर पहले गिरफ्तार किया, फिर डिपोर्ट कर दिया। बाद में नवंबर 2007 में नवाज शरीफ वतन वापस आ गए और फिर से पाकिस्तानी सियासत में मुतहर्रिक हो गए। इस पूरे मामले में साद हरीरी का किरदार अहम रहा। अब एक बार फिर से उनका नाम एनआरओ और डील के हवाले से हुकूमत ने लिया है कि उनको बताया गया कि पहले हुआ था और तो उन्होंने खुद हाथ उठा लिए कि नवाज शरीफ ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की थी। ना सिर्फ हुकूमत इस हवाले से बात कर रही है बल्कि हमजा शहबाज के हवाले से भी फैसल बावड़ा जो कि वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने कहा कि वो नंबर प्लेट बदल कर किससे मुलाकातों के लिए गए, अब एनआरओ नहीं मिलेगा, इमरान खान के होते एनआरओ नहीं हो सकता। 5 हफ्ते पहले हमजा शहबाज साहब अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट कर उतार के अंधेरी रात में किसके वहां गए और वहां से उनको जवाब क्या मिला कि भाई पुराने पाकिस्तान में हम फैसले कर सकते थे, नए पाकिस्तान में फैसले करने की इजाजत अल्लाह के बाद इमरान खान साहब है एज पॉलिसी और बाकी हर इदारा अपने तहत ऑटोनमस भी है और आजाद भी है। फैसल तो सर मैं सब कुछ तो कौम को नहीं खुल के बता सकता। अब कौम को और पब्लिक को सबको ये पता होना चाहिए कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब है, पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब है और अल्टीमेट बॉस जिनके अंडर कमांड सारे ऑर्गन है, सुप्रीम कमांडर भी इमरान खान साहब है। तो इसका फैसला वहां नहीं होगा जहां गाड़ियों को नंबर प्लेटें बदल के जा रहे हैं। उसका फैसला इमरान खान साहब की पॉलिसी ड्राइव करेगी, इमरान खान साहब की तर्ज सियासत, इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी डिसाइड करेगी। क्या शरीफ खानदान माजी की तरह जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डील हुई तो बाकायदा तौर पर कहा गया कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं तक को नहीं पता था, शरीफ खानदान मुल्क से चला गया था। एक दफ़ा फिर कोशिशें हो रही हैं। हमजा शहबाज के हवाले से कहा गया कि 4-5 हफ्ते पहले वो नंबर प्लेट बदल के गए थे मगर वहाँ से भी हाथ उठा लिए गए। अब असद उमर साहब कह रहे हैं कि साद हरीरी ने हाथ उठा लिए। हमारे साथ नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया।
ख्वाजा साहब, ये नंबर प्लेट बदलकर रात की तारीकी में हमजा शहबाज जा रहे हैं, वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में साद हरीरी, जिन्होंने पिछले वाले जो मुआहिदा था उसमें बड़ा किरदार अदा किया था, अब वजीर खजाना कह रहे हैं कि उन्होंने भी हाथ उठा लिए कि उन्होंने तो पहले नहीं कोई कमिटमेंट पूरी की, और फिर हुकूमत कह रही है कि NRO किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने भी हफ्ते को तकरीर में यही बात की थी। क्या शरीफ खानदान फिर से अप्रोच कर रहा है मगर NRO की कहीं से कोई उम्मीद मिल नहीं रही है? देखें शाहजेन, ये एक डिफ्लेक्शन है। इन लोगों को इतनी ज्यादा मुसीबतें और प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं, खुद अपनी क्रिएटेड। जो गुफ्तगू ये पिछले 5, 6, 7 साल जो करते रहे वो सारी इनके मुंह के ऊपर पड़ रही है। इतना ज्यादा इनके लिए अगर कुछ इनमें कोई रमक है तो ये एम्बैरसमेंट का मुकाम है जो ये कर रहे हैं। और जो पिछले 4-5 महीने से जितने इन्होंने नारे या स्लोगन्स लगाए थे उन सब के ऊपर ये इन्होंने रिवर्स गेयर लगाया है। डायगोनली ऑपोजिट जो है ना स्टैंड इन्होंने लिया है। जो इनकी आइडियोलॉजी थी सो कॉल्ड, या इनके जो नारे थे, या जो नया पाकिस्तान का नक्शा था, तो अब उसकी तरफ से डिफ्लेक्ट करने के लिए हमने इनसे क्या NRO लिखना है? ये इनके पल्ले है क्या है आपके? हम इनसे NRO मांगे? इनके पल्ले तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये किसी को क्या देंगे? इनके अपने पास कुछ नहीं है तो ये किसी को क्या देंगे? तो मियां नवाज शरीफ जो कैद भुगत रहा है, मियां शहबाज शरीफ कैद भुगत रहा है, तो ये साद रफीक, सलमान रफीक कैद भुगत रहा है। तो हमें इंशाल्लाह ताला, मुझे कभी उम्मीद है हमें अदालती निज़ाम से पाकिस्तान से जरूर रिलीफ मिलेगी। हमें किसी NRO की अल्लाह के फजल से कोई जरूरत नहीं है। NRO तो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने अपनी बहन को दिया है, अपनी हमशीरा को दिया है, जिन वो वाहिद एक खातून है या उनके साथ जरा थोड़ी सी जस्टिफिकेशन पैदा करने लिए कुछ और लोगों को इन्होंने रिलीफ दी है। जिनकी वो ऑफशोर जायदादें निकली हैं, उनसे किसी ने मनी ट्रेड नहीं मांगा, किसी ने रसीदें नहीं मांगी, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नहीं लगाया। ये बगैर सोचे समझे हर एक के ऊपर ये इल्जाम लगाते रहे हैं। तो जब अपने घर से निकल आया ये सारा सिलसिला, तो उसके ऊपर NRO फौरन दे दिया है। और जो लोग बैठे हुए थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पे बैठे हुए थे, जिन्होंने कनाइवेंस की है इस सारे मसले में, गालियां देते थे कि ये जो है एमनेस्टी जो है चोरों डाकुओं के लिए है। खुद 2002-2003 में एमनेस्टी से फायदा उठाया, अब हमशीरा ने फायदा उठाया है। तो ये किसको बातें करते हैं? ये अपना शीशे में पहले मुंह तो देखें। ये सारे लोग जो हैं, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर भी और सारे वजीर आजम भी, ये शक्लें हैं ये NRO देने वाली जो है, मगर पल्ले है क्या? साहब, अगर इनके पल्ले नहीं है कुछ, तो जिनके पल्ले आप समझते हैं कि कुछ है, हमजा शहबाज के रात की तारीकी में, जो कि वफाकी वजीर कह रहे हैं कि नंबर प्लेट बदल कर गए थे, मगर वहां से भी कह दिया गया कि इमरान खान के होते हो नहीं सकता। साद हरीरी ने जाहिर है सन 2000 में बड़ा अहम किरदार अदा किया था सऊदी हुकूमत के और परवेज मुशर्रफ के दरमियान मीडिएट कराने में। और फिर नवाज शरीफ साहब गए थे, और गए ऐसे थे कि आप सबको पता भी नहीं चला था, सीनियर रहनुमाओं को। वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि जहाज में थोड़ी बहुत जगह हमारे लिए नहीं थी क्या? तो पीठ पीछे कहीं खानदान ये सब कर रहा हो, आपको ना पता हो, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हो जिनके पल्ले कुछ है, जिसमें से एक ने हाथ उठा लिए, दूसरे भी रात की तारीकी में बकौल वफाकी वजीर के मना कर दिया। मैं वो एक फॉरेन डिग्नेटरी हैं, उस वक्त उनका किंग अब्दुल्ला के साथ एक तल्लक था जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस था। तो वो हो सकता है नेक ख्वाहिशात रखते हो मियां नवाज शरीफ के लिए, लेकिन वो किसी को वो इस किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको अप्रोच ही नहीं कभी किया। हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, कथित तौर पे राब्ता नहीं है। लेकिन असूल की बात यह है कि हमें NRO चाहिए नहीं ना, हमें NRO के हम ख्वाहिशमंद हैं। और दूसरा यह है कि ये NRO दे नहीं सकते, ये किसी को डील दे नहीं सकते। ये खुद तेई दस्त हैं, ये खुद कंगाल हैं, बिल्कुल दिवालियां हैं। इनके पास है क्या? ये किसी को क्या देंगे? क्या है इनके पास? इनके पास इस वक्त अवाम की गालियां हैं, जिनके घर में ये बिल भिजवा रहे हैं सुई गैस के और बिजली के। इनके पास बद्दुआएं हैं मेरे लोगों की, तो हम तो उसमें हिस्सेदार नहीं है।
हमने तो इस मुल्क को जो है दहशतगर्दी से निजात दिलाई, लोड शेडिंग से निजात दिलाई, सुई गैस की लोड शेडिंग से निजात दिलाई, हमने कराची की रोशनियां वापस लेके आए, सारे पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। तो ये इनके ये बेचारे ये तो काबिल रहम है ये हुकूमत जो है जो इनके हाल हो रहे हैं। और उसके साथ IMF वाले के साथ इस तरह बैठे हुए थे जैसे पता नहीं बरसों की यारी हो। कल तक तो पहले तो वापस आगे खुदकशी का कोई बंदोबस्त करे ना, तो फिर किसी पे इल्जाम लगाएं। मगर पंजाब हुकूमत खुद कह रही है बार बार कि हम बेहतरीन से बेहतरीन जगह पंजाब में नवाज शरीफ साहब का इलाज कराने को तैयार हैं और इलाज कराएंगे, मगर असल में शोर शराबा नून लीग इसलिए कर रही है, शरीफ खानदान इसलिए कर रहा है क्योंकि ये लंदन जाना चाहते हैं। तो कि लंदन ही जाके इलाज कराना है नवाज शरीफ साहब ने, ये शोर शराबा इसलिए है या फिर तैयार हैं इस बात के लिए कि ठीक है करा लें अगर वो बेहतरीन तरीके से ऑफर कर रहे हैं? देखें, उनको सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया गया, शाहजेब सर्विसेज हॉस्पिटल में जो कार्डियोलॉजी यूनिट है जो बिल्कुल उनके साथ जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ले जाते। वो दिल के मरीज हैं, उनको दिल की जो निगहदाश्त का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाते। उनको 3-4 दिन वहाँ पे जो है खराब करते रहे, जिस तरह उन्होंने कहा कि खाना बदोशों की मैं जिंदगी हम, तो वो वापस चले गए जेल के अंदर जो है। अगर जिस तरह डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा है कि इनको निगहदाश्त की जरूरत है, तो उस निगहदाश्त के उसमें लेके जाते यूनिट में या हॉस्पिटल में। उनको सिम्स में क्यों लेके गए? उनको लेके जाते उसमें PIAC में लेके जाते। तो ये जो है उनकी सेहत के हवाले से ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जो है वो ये इनको ख्वाहिश ही रहेगी मियां नवाज शरीफ जो है अल्लाह के फजल से वो अल्लाह की जात के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा। और ये अगर उनकी सेहत को ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ और ना मियां नवाज शरीफ का खानदान और ना उसके वर्कर जो है एक्सप्लॉइट होंगे इस हवाले से। मतलब अब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि सन 2000 का वाकया कोट करते हैं मुशर्रफ सैयद साहब जो गौस अली शाह साहब ने उन्हें कहा, मगर अब जाहिर है एक फ़र्क ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ साहब सज़ा होने के बाद वतन वापस आए, मगर फिर वही बातें आ रही है। तो आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका यहीं पाकिस्तान में इलाज हो, वो अपनी पूरी जेल काटें, अगर रिहाई मिले तो अदालती फैसले के नतीजे में मिले, कोई NRO कोई डील कुछ भी ना हो, ऐसे ही लंदन नहीं जाना चाहते? रिलीफ की जो है ना उम्मीद है कि हमें जमानत जो है ना मिल जाएगी अदालतों से। मुझे बड़ी कवी उम्मीद है, हम सबको और कवी उम्मीद है जब उनकी जमानत जो है वो हो जाएगी उसके बाद हम लाए अमल हम क्यों जो है अदलिया अगर हमें रिलीफ देगी जो इंशाल्लाह जरूर देगी तो हमें खुदा न खास्ता किसी किस्म के दरवाजे खटखटाने की जरूरत है। ये बात कहना कि जी वो नंबर प्लेट बदल के गए हैं, ये चेक करें बस कहाँ गए हैं वो नंबर प्लेट बदल के। कोई मेरा मतलब है ये सारी कहानी ही है, स्टोरी है। मैं कोई रिमार्क ऐसा नहीं देना चाहता जिससे कोई मेरा मतलब है कोई मैं आई वांट टू स्टे विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रोप्राइटी। तो ये ऐसी कोई अल्लाह का फजल है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब मौजूद थे, नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ है नहीं और ना ही किसी को अप्रोच वैसे भी किया गया है जो कि हुकूमती बयानात हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है और क्योंकि ये नारा लगा के आई थी कि दूसरे लोग पुलिस में मुदाखलत करते हैं, हम एक ज़बरदस्त किस्म का पुलिस का निज़ाम लेके आएंगे। पहले इस्लामाबाद के IG बदला गया, पुलिस में मुदाखलत का शोर मचा, DPO बदला गया, पंजाब में पुलिस में मुदाखलत का शोर मचा, IG बदले गए और अब खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर यह नारा लगाया था कि हम पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को सियासी मुदाखलत से आज़ाद करेंगे, एक ही दिन में वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और वहीं के IG को बदल दिया गया है। उन IG को जिनकी बड़ी तारीफ़ करते थे, खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आला की वहाँ भी नहीं चल रही जिस तरीके से वज़ीर आला की पंजाब में नहीं चल रही और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में बहुत ज़्यादा मुदाखलत तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 6 महीने हो गए हैं, मगर इस मुख्तसर वक्त में ही हुकूमत को तनाज़ात और आपसी इख्तलाफात का सामना है। साथ ही हुकूमत सियासी मुदाखलत जैसे इल्ज़ामात की जद में है, यानी वो तमाम बातें जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़कर जीते इमरान खान, वो तमाम इल्ज़ामात उन पर खुद लग रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ की वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और इन 6 महीनों में तहरीक इंसाफ की तीनों हुकूमतों ने मुतादिद सरकारी अफसरान के साथ
3 आईजीज का भी तबादला किया है। पहले आईजी पंजाब ताहिर खान का तबादला किया गया, वजह नाअहली नहीं बल्कि अहकामात ना मानना बनी। फिर आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद का तबादला हुआ और उसमें भी वजह नाअहली नहीं बल्कि अहकामात ना मानना बनी। ये खबर आई कि एक वफाकी वज़ीर आज़म सबाती साहब, जिनके खिलाफ रिपोर्ट आ गई कि उन्होंने ख़ानदान के साथ ज़्यादती की, जो कुछ वो करते रहे, उस पर उन्हें हटा दिया गया। अब आईजी खैबर पख्तूनख्वा का तबादला कर दिया गया है और वजह नाअहली नहीं है बल्कि बज़ाहिर अहकामात ना मानना बनी। अब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की कोई वजह नहीं बताई। वही आईजी खैबर पख्तूनख्वा जिनकी तारीफ खुद इमरान खान किया करते थे। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में रस्साकशी अरूज पर है। ये खबरें सामने आ रही हैं, ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि गवर्नर वज़ीर आला के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं और आईजी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी के तबादले पर भी वो असरअंदाज हुए। 2 दिन पहले 9 फरवरी को आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का तबादला कर दिया गया। मगर ये तबादला क्यों हुआ, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिर्फ यही मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए है कि वज़ीर आला को अपनी टीम बनाने का हक हासिल है। ये दावा अपनी जगह, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान खुद माजी में साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद के बारे में क्या क्या कहते रहे, आपको शुरुआत करें। पहले हम दुरानी साहब को लेके आए, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया और दुरानी साहब की रिकमेंडेशन पे, कोई ये पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं थे, उनकी रिकमेंडेशन हमने सलाउद्दीन महसूद साहब को आईजी नॉमिनेट किया। और मैं इसलिए इनको दाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म्स कर रहे हैं पुलिस को, पुलिस बेहतर होती जा रही है, सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आज मैं ख़ास तौर पे आया था और मैं आईजी साहब आपको और आपकी पुलिस फोर्स को मुबारक देता हूँ क्योंकि आपने जिस तरह क्राइम टैकल किया, जिस तरह आप चीज़ें नीचे लेके आए हैं, हम सब की तरफ से हमें आपके ऊपर फ़ख्र है। इमरान खान की नज़र में जो बेहतरीन आईजी थे, जिन पर इमरान खान को फ़ख्र था, अब उनका तबादला कर दिया गया है। और मसला यह है कि पंजाब के हवाले से, मरकज़ के हवाले से तो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पहले हमारी हुकूमत नहीं थी, जो ब्यूरोक्रेसी है वो पहले की लगाई हुई है, हमें अपनी टीम बनानी है। ये तो अपने लगाए हुए आईजी थे, उनकी जो वजह बताए बगैर उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें तबादला कर दिया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद फाटा इंजमाम के बाद वहाँ की लेवीज़ और खासादारों को पुलिस में जम करना चाहते थे। ज़राए का कहना है कि वो लेवीज़ को डीसी के बजाय डीपीओ के यानी पुलिस के मातहत करना चाहते थे और उनका मौक़िफ़ था कि लेवीज़ और खासादारों को पुलिस के नाम से पुकारा जाए, यानी जो पुलिस सिस्टम पेशावर में कायम है वही फाटा के इलाकों में भी कायम होगा। और उनके इस इकदाम से चीफ सेक्रेटरी नवेद कामरान भी मुत्तफिक थे। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहती थी कि फ़िलहाल फाटा के इलाकों में कायम लेवीज़ को इस हाल में बरकरार रखा जाए, वो डीपीओ के बजाय फ़िलहाल डीसी के ही मातहत हों और फ़िलहाल वहाँ की लेवीज़ को पुलिस में जम ना किया जाए। ये प्रपोजल कहा गया कि उनकी तरफ से दिया गया, मगर अब वो बहुत सारे अहकामात थे जो नहीं मानने को तैयार थे। वो पुलिस को मजबूती की बात कर रहे थे, इन इलाकों में रिट की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस इख्तिलाफ की वजह से आईजी और चीफ सेक्रेटरी का तबादला किया गया। इस तबादले के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट भी शाया हुई, जिसके मुताबिक 8 फरवरी को सिविल रिफॉर्म्स पर हुकूमती टास्क फोर्स के इजलास में हुकूमत ने दावा किया था कि वो ब्यूरोक्रेसी को गैर सियासी करेगी और उसे हर किस्म के सियासी दबाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मगर 24 घंटे बाद ही 9 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी का तबादला कर दिया। खबर के मुताबिक फाटा में एफसी और खासा एहलकारों को बरकरार रखने से मुतालिक हुकूमती इकदाम की आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने मुखालफत की और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ होगा जिसमें कहा गया था कि फाटा के इलाकों में पुलिस स्टेशन के क़याम को यकीनी बनाया जाए और 25वें आईनी तरमीम के मुताबिक फाटा के लोग भी बराबर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। इसके अलावा जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट अनीता तुराब केस में यह वाज़े कर चुकी है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट किसी ओहदे पर तैनात किया जाता है तो वो कम से कम इस ओहदे पर 3 साल तक लाजमी तौर पर रहेगा और अगर तबादला होता भी है तो उसकी ठोस तहरीरी वजूहात भी होनी चाहिए। मगर सलाउद्दीन साहब वो अफसर थे जिनके तबादले की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। खुद तहरीक इंसाफ ने लगाया, इमरान खान ने उनकी तारीफ़ें की, इमरान खान ने कहा कि उनको उनके काम पर फ़ख्र है और उनको दाद दी, मगर अब तारीफ़ें करते करते और करके उन्हें हटा दिया गया, जो कि पुलिस मॉडल की मिसाल दिया करते थे इमरान खान साहब और ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत के ख़िलाफ़ बात करते थे। जब आईजी लेडी ख्वाजा का तबादला हुआ तो इमरान खान ने कहा कि तबादला इसलिए किया गया कि वो हुक्म नहीं मान रहे थे, मगर अब जब उनके अपने ही पसंदीदा पुलिस अफसरान को इस्लाहात की बात कर रहे हैं और उसमें इस्लाहात की बात करते करते इमरान खान उन्हें भी हटा रहे हैं, ये क्या मामला है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद होंगे जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, साथ ही हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले में भी लिखा है, ये जो अहम मामला है
आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को एक ही दिन में हटा देना, वो आईजी पुलिस पंजाब और इस्लामाबाद के हवाले से तो कहते थे कि हमने अपनी टीम बनानी है, अब फिर कह रहे हैं कि अपनी टीम बनानी है। हालांकि इतनी तारीफें इमरान खान साहब इनकी करते थे दुरानी साहब की जाने के बाद। क्या मसला है, क्या वजह बनी है एग्जैक्टली? देखिए, जो पीटीआई की असल स्ट्रांग पॉइंट है वो उनके प्रोपेगेंडे की गैर मामूली सलाहियत है। ये पार्टी सरतापा प्रोपेगेंडे की ताकत पे खड़ी है और उसमें उन्होंने इतना कमाल हासिल किया है कि उसमें उसने अपने मुखालिफ सियासी जमातों को भी पिछाड़ दिया, बल्कि मैं समझता हूँ कि खुद पाकिस्तानी मीडिया को भी पिछाड़ दिया। ये जो पुलिस का नारा था ये भी बड़ी हद तक मुबालगा आमेज था। एक तो ट्रेडिशनली भी वहाँ के रवायात की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, उनका रवैया बाकी पुलिस से बेहतर था। दूसरा, वॉर ऑन टेरर की वजह से जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी तो वो भी आवाम की हमदर्दियों की मुस्तहिक हुई थी और खुद उसके नतीजे में भी पुलिस का रवैया काफी बेहतर हो गया था। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा ने एक काम किया इनकी हुकूमत ने कि जो ऑर्डिनेंस लाए थे उसमें, जो एक्ट लाए थे उसमें आईजी को गैर मामूली इख्तियारात दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये तो चूंकि पंजाब और बाकी जगहों का प्रोपेगेंडा ज्यादा होता था, वरना एक मिसाल आप देखें कि जैनब का वाकया भी हुआ था और डीआई खान में भी एक बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया हुआ था। जैनब का कातिल तो फांसी चढ़ गया, लेकिन डीआई खान के वाकये का जो मुल्जिम है वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन मीडिया में उसका फॉलोअप नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो भी था वहाँ पे भी नीचे की सतह पे ऐसे चोज पिछले हुकूमत में भी और आज भी वो मकामी एमपीएज और एमएनएज की मर्जी से लगे होते हैं और उनकी डिक्टेशन पे काम करते रहते हैं। लेकिन ये जो अब वाला मामला है ये तो आप देखें कि बुनियादी तौर पर जो फाटा मर्जर का मामला है उसको ये हुकूमत, मैं कहता हूँ कि ऐसे रास्ते पे ले जा रही है कि जो गनीमत की बजाय मुसीबत बन जाए। और असल वजह, अगर पंजाब में 3 बंदे बतौर डिफेक्टो वजीर आला काम कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में 4 बंदे वो इस वजीर आला से ज्यादा ताकतवर है, इस वजीर आला से ज्यादा वजीर आजम के करीब हैं, इस वजीर आला से ज्यादा बाइख्तियार है। मसलन एक शाहराम तरकई है, दूसरे आतिफ खान साहब हैं जो वज़ीर आला के कैंडिडेट भी थे और खुद इमरान खान साहब ने उनको कहा भी था, तीसरे गवर्नर शाह फरमान साहब हैं, चौथे अरबाब शहजाद साहब जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और अमलन ज्यादातर सुबह अरबाब शहजाद साहब वहाँ के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं जिसने बतौर चीफ सेक्रेटरी अपने वज़ीर आला के खिलाफ लेटर लिखा था और वो मीडिया को भी जारी किया था। लेकिन इमरान खान साहब की उन्होंने कुर्बत हासिल की है तो वो यहाँ से सूबा चला रहे हैं। चौथा, फिर जो वज़ीर आज़म के इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं इससे पहले और खान साहब के चहीते हैं, तो वहाँ पे वज़ीर आला बुज़दार से भी ज्यादा डमी है, लेकिन उसका जिक्र नहीं हो रहा। मगर जैसे भी वजीर आला हैं, अगर इमरान खान साहब अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं तो वजीर आला के मातहत पुलिस है, पुलिस के आईजी उनके पसंदीदा हैं। अगर ट्राइबल एरियाज़ में जो साबका फाटा है उसमें अगर पुलिस की रिट होती है तो ज़ाहिर है हुकूमत की रिट होगी, अगर हुकूमत उसके मातहत होती है तो खान ये क्यों करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईजी ही बदल दें और उनकी बात ना माने और चीफ सेक्रेटरी बदल दें जो कि आईजी की इतनी तारीफ करते रहे हो। ऐसे ऐसे अजीब उधर गैर आईनी काम हो रहे हैं। मसलन मर्जर के बाद फाटा का मामला वो उसी तरह वज़ीर आला के इख्तियार में है जिसी तरह गुजरात या गुजरावाला का पंजाब के वज़ीर आला के इख्तियार में है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने शाह फरमान साहब की कुर्बत की वजह से और अपने वज़ीर आला की नाअहली की वजह से एक गैर आईनी नोटिफिकेशन जारी करके जो साबिका ट्राइबल एरिया से उसके 3 शोबों का इख्तियार वो गवर्नर को दे दिया है। आज से सिर्फ 4 दिन पहले गवर्नर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसने फाटा के मामलात के लिए
4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की एक कमेटी बना दी है, और वो चारों ब्यूरोक्रेट वो थे जिन्होंने सारी जिंदगी इस मर्जर की मुखालफत की थी। अब चीफ सेक्रेटरी का और आईजी का भी जो मामला है वो बुनियादी तौर पर उसी सूरत हाल का नतीजा है कि उनको एक तरफ खींच रहा था, दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा था, तीसरा तीसरी तरफ खींच रहा था, गवर्नर कहीं और खींच रहा था। और खुसूसन जो फाटा मर्जर के मामले में वो दोनों वो करना चाह रहे थे जो उस आईनी तरमीम का तकाजा है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। लेकिन गवर्नर साहब और हुकूमत में शामिल कुछ और लोग वो उनसे वो काम करना चाह रहे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी थी और जो फाटा मर्जर के रूह की भी खिलाफ वर्जी थी। इसमें सबसे तो एक बड़ी रुकावट है कि पैसा अभी तक 1 टका इन्होंने नहीं दिया उस मद में जो पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने कमिटमेंट की थी कि एनएफसी के 3% सालाना उनको दिए जाएंगे। वो मोर देन 100 बिलियन रुपए बनते हैं। अगर वहां से नहीं तो किसी और मद से उसको देते। तो वज़ीर आज़म साहब ने आज तक तो मरकज से उसके लिए 1 रुपए नहीं दिया। तो इसलिए एक दूसरे पे ब्लेम डालता है, दूसरे तीसरे पे। हम जब खलवत में मिलते हैं तो वज़ीर आला ब्लेम करते हैं गवर्नर को, गवर्नर ब्लेम करते हैं वज़ीर आला को, इसी तरह सीनियर में एक मिनिस्टर ब्लेम करते हैं दूसरे को, दूसरा ब्लेम करते हैं तीसरे को, वो ब्लेम करते हैं ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन बहरहाल जो खाका उन्होंने बनाया हुआ था वज़ीर आला ने, ये चीफ सेक्रेटरी ने और आईजी ने, तो वो वही था कि जो मर्जर के तकाज़ों के मुताबिक था। बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ़ज़ई साहब बहुत शुक्रिया। जिस आईजी की तारीफ़ें होती थी उन्हें बगैर वजह बताए हटा दिया चीफ सेक्रेटरी, एक दिन में ही 2 तबादले। आप बताइएगा, क्योंकि आप अब वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, सलाहुद्दीन महसूद साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, ये कैसे ऑफिसर्स थे आपकी नज़र में? माजी में बड़ी तारीफ़ें की गई थी इनकी। देखिए ऑफिसर बड़े अच्छे थे, लेकिन जाहिर है देखिए अब चीफ मिनिस्टर को जो टीम ज्यादा कंफर्टेबल होगी वही रखेगा ना। और मैंने आपसे कहा कि वो इतना शरीफ आदमी है कि उसने जो आईजी साहब थे, जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनकी उन्होंने तारीफ भी की है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग कहते हैं जी इख्तलाफात की बुनियाद पर या गवर्नर के प्रेशर पर, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मसला ये है, अगर ऑफिसर भी अच्छे थे, इमरान खान साहब को फख्र भी था उनके ऊपर, फिर वजह भी अगर कोई नहीं बता रहे, क्योंकि आप ही ने ये लगाया था ना इन आईजी को, तो फिर हटाया क्यों? वजह तो बतानी पड़ेगी ना। अदालत का फैसला मौजूद है कि अगर आप टेन्योर 3 साल पहले से हटाएंगे तो आप कोई वजह बताएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप बगैर किसी वजह के किसी भी ऑफिसर को हटाएंगे। देखिए अच्छे का मकसद आप क्या लेना चाहते हैं? मैं तो ये नहीं कहता हूं कि वो करप्ट थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छे उनके अखलाक नहीं थे, वो बड़े अच्छे बाअखलाक लोग थे, बहुत हमारे साथ कोऑपरेशन की। लेकिन देखिए जो काम की रफ्तार होती है ना, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो जाहिर है फिर आप उसी तरह टीम सेलेक्ट करते हैं ना। आप कई दुनिया में उठा के देख लो, आप ये तो आप नहीं कह सकते कि यार वो बंदा बहुत ही बुरा था, इसलिए बुरे वाली बात नहीं है। इंसान अच्छे से खूब तर की तलाश में होता है। जाहिर एक्सपेक्टेशन लोगों की भी ज्यादा है ना। नहीं तो अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, फाटा का मर्जर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते तो कॉम्पिटेंट आदमी नहीं थे और उस तेज़ आदमी नहीं थे, सुस्त आदमी थे, वो काम नहीं कर सकते थे जो आप लोग चाहते थे। ये रीज़न है। कहूँगा ये मैं नहीं कहूँगा, बेशक आप कह लें, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मैंने तो उनकी तारीफ की है कि बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन जाहिर है ये इख्तियार तो वज़ीर आला के पास है ना कि वो अपनी टीम कैसे रखे। नहीं, आप ये ना कहिए, मैं तो जो कह रहा हूँ वो आपकी बातों से ड्राइव करके कह रहा हूँ, तो फिर कुछ तो कहिए। आप वज़ीर आला की तर्जुमानी कर रहे हैं ना यहाँ, कि किस वजह से एक काबिल अफसर को, जो कि जिन पर फख्र था, इमरान खान साहब को हटाया। नहीं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो है वो यहाँ से, अगर आईजी महसूद साहब यहाँ से गए हैं तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर लगे हैं, तो उनका तो कोई ये नहीं कि उनको घर बिठा दिया गया है या उनसे कहा कि आप कुछ काम ना करें, ऐसा नहीं है। वो देखो उन्होंने, उनकी बड़ी खिदमत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे कुछ बातें निकलवाना चाहें, तो मैं कभी भी उनके खिलाफ गलत बात नहीं करूँगा। नहीं, मैं कुछ बातें नहीं निकलवाना चाह रहा ना, आपसे चाहता हूँ कि उनके बारे में गलत बात है कि मैं सच निकलवाना चाह रहा हूँ, और सच निकलवाना मेरा काम है। ये बता दीजिए, आपने कहा कि उन्हें आज़ाद कश्मीर का लगा दिया गया, तो आज़ाद कश्मीर में फिर एक सुस्त ऑफिसर चाहिए था, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं चाहिए था आपको? बहुत तेज़ और तेज़ी से काम करने वाला खैबर पख्तूनख्वा में चाहिए था, तो जो नहीं तेज़ी से काम कर सकते थे वो आपने आज़ाद कश्मीर में लगा दिया। जी
ये आप देखिए, ये इस तरह नहीं होता है। ये दुनिया में हर जगह जब आप कोई वज़ीर आला लाते हैं ना, तो जाहिर है उसको फिर इख्तियार भी मिलता है। ये जो टीम थी वो पहले से जो निगरान टीम चली आ रही थी, उसी टीम का हिस्सा वो चले आ रहे थे ना। और फिर उसके बाद ये आप देखें हर जगह ये होता है कि चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है। जाहिर है अगर मैं उनको जो कंफर्टेबल फील होगा, जो ज़्यादा मौजूद नज़र आएगा, वो अपनी टीम बनाने में बाख्तियार है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या पहली दफ़ा पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रही है या पहली दफा इस तरह कोई हो रहा है। हम तो किसी पे चार्जेस भी नहीं लगा रहे। ये निगरां वाली नहीं आ रही थी, आप लोगों ने इनको लगाया 2017 में जब दुरानी साहब रिटायर हुए, फिर निगरां के वक्त ये बदले आप लोगों ने वापस आके लगाया, तो ये आपकी लगाई हुई टीम थी। अगर आप वजह बताएंगे, कोई चार्ज बताएंगे उनके ऊपर, तो कम से कम एक वजह बनेगी। ये तो आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। जो दूसरों पर एतराज किया करते थे कि नहीं जी ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुदाखलत करते हैं, पुलिस के अंदर सियासी मुदाखलत करते हैं, खुद लगाया खुद हटा दिया, वजह भी नहीं बता रहे, तारीफें भी खूब कर रहे हैं, खान साहब को भी फखर था। तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी, वरना ये सियासी मुदाखलत काउंट होगी कि आप कर रहे हैं इस वक्त पुलिस के अंदर और पुलिस को आजादी से काम नहीं करने दे रहे। देखो ये पहले से प्लान था और चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी टीम की सिलेक्शन कर ली थी, इसलिए इसमें एक दिन करना 2 दिन ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उन्होंने अपना फैसला कर लिया था। अब जाहिर है यहाँ से फैसला नहीं होता है, वो फैसला फिर फेडरल गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है और वो फिर अपने जो उनको टाइम मिलता है जिस तरह होता है वो फिर वहाँ से अनाउंस करते हैं। तो उन्होंने अनाउंस एक ही टाइम पे कर दिया, वरना जो सीएम साहब की जो कोशिश थी वो काफी अरसे से चली आ रही थी। और यानी कि जो खबरें आ रही हैं अब इनमें कोई सदाकत नहीं है। जिस तरीके से रिफॉर्म का प्रॉमिस किया गया है, जो कुछ आइन में कहा गया है तरमीम के बाद साबका फाटा के हवाले से या फिर अदालत का हुक्म है, उसी हिसाब से होगा। पुलिस ही के मातहत होगा, डीपीओ ही के मातहत होगा, वही कुछ होंगी। गवर्नर का कोई इख्तियार नहीं होगा, सीएम का ही सारा का सारा इख्तियार होगा। देखिए मजे की बात यह है कि जो एक्ट अभी बन रहा है, खासादार एक्ट और लेवीज एक्ट, ये आईजी साहब मसूद साहब ने ही प्रपोज किया था और वही जो है ना पेश हुआ और वही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो एक तासुर है कि उनके शायद इस बात पे इख्तिलाफ था कि जी खासादार ना रहे या लेवीज ना रहे, और इस बात पे तो ये मैं आपको, क्योंकि उस मीटिंग में मैं खुद था ना। ये तो वाकई मजे की बात है कि उन्होंने ये पेश किया था, उन्होंने इतना काम किया था और इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर आपने उन्हीं को हटा दिया बगैर वजह बताए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि तेज आदमी और वो सब चाहिए थे। तो वाकई मजे की बात है। तो फिर ये बताइए कि फिर वैसे इंप्लीमेंट होगा जैसे उन्होंने कहा था कि पुलिस ही की रिट होगी, पुलिस ही को रिपोर्ट डीपीओ को होगा, ना कि डिप्टी कमिश्नर के जरिए होगा, जैसे कि खबरें चल रही हैं? नहीं, देखें इस तरह हुआ है कि जो उन्होंने हमें तरामीम दी थी ना, उस तरामीम में ये था कि लेवीज एक्ट और खासादार एक्ट, क्योंकि ये जो रेगुलेशन ख़त्म हुआ पाटा और फाटा, तो उसके बाद इनकी कानूनी हैसियत नहीं रही थी। तो पहले तो उनको कानूनी हैसियत दिलानी है और उसके बाद चूंकि फौरी तौर पे इसका जो इंचार्ज होगा वो डीपीओ होगा, यानी पुलिस एसपी होगा, एसएसपी। फिर वो एसएसपी जो है वो डायरेक्टली आईजी को रिपोर्ट करेगा। तो वो तो इशू था ही नहीं कि मतलब वो लेवीज किसी और के उसमें हो या खासदार किसी और के उसमें, वो तो चीज़ ही नहीं है। जो तरामीम इन्होंने दी है आईजी साहब ने, वही तरामीम जो है वो बन रही है और वो उस एक हफ्ते बाद वो आ जाएंगी। ये बहुत अहम नुकता है। तो एग्जैक्टली आप कमिट कर रहे हैं कि पुलिस ही के मातहत होगा, डीपीओ ही के मातहत होगा। वो सारा होमवर्क जो महसूद साहब ने किया था, जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा थे जिन्हें तबादला कर दिया गया, उसी के तहत अदालती फैसले और आईनी तरमीम के तहत ही मामला होगा। एग्जैक्टली यही है वो, और ये बात तय हुआ था उस मीटिंग के अंदर, ये बात तय हुई। तो इसमें कोई मुझे वो लग नहीं रहा है कि जो लोग मीडिया पे मैं सुन रहा हूँ कि जो उनके इख्तिलाफात थे वो कुछ और चाहते थे, गवर्नमेंट कुछ और चाहती थी, ऐसे हो नहीं सकता है ना। आप देखें गवर्नमेंट, ये आईजी या चीफ सेक्रेटरी जो होता है ये सेल्फ गवर्नमेंट होता है। ये नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ और हो और चीफ सेक्रेटरी या आईजी कुछ और हो। गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो एक ही होता है, और वो जब आप किसी के सरबराही में आप इजलास करते हैं तो जाहिर है फिर कंसेंसस डेवलप होता है और वही फिर मेजॉरिटी फैसला जो माना जाता है। सर मगर माजर के साथ बताना, अब बता भी दीजिए, उन्होंने होमवर्क भी किया, आप कह रहे हैं जो होमवर्क उन्होंने किया उसी को आप इंप्लीमेंट करने लगे हैं। डीपीओ के मातहत ही ये लेवीज और खासादार होंगे, ये उन्हीं का होमवर्क था कि इनको मर्ज कर दें और उसके बाद रिपोर्ट पुलिस के हो रहा हो, जिस तरीके खैबर पख्तूनख्वा में होता है। ये सारा उनका किया हुआ काम था। तो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर जिस पर तारीफ होती थी, पुलिस डिमोरलाइज ना होना कि जी जब सियासतदानों का दिल चाहता है हम काम कर देते हैं, जो कि खान साहब कहा करते थे कि नहीं होना चाहिए और उन्होंने कर दिया है। तो वजह तो बता देना क्यों हटा दिया। ये तो फिर बड़े कॉम्पिटेंट तेज ऑफिसर के तौर पर सामने आ रहे हैं, उन्होंने सारा का सारा काम भी आपको करके दिया, उन्हीं पर आप उन्हीं के जो बताई हुई चीज़ें हैं उन्हीं पर आप अमल दरामद भी कर रहे हैं जो उनका प्रपोजल था। क्यों हटाया एक अच्छे आईजी को? सर से ये तो देखें ना, आप
ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर है मामूल का कार्रवाई होती है, मामूल का हिस्सा होता है, इसको इतना सीरियस ना लें। और जो ऑफिसर्स आते हैं वो भी उन्हीं की तरह होते हैं, वही काबिलियत उनके अंदर भी होती है। हर एक को मौका मिलना चाहिए। वो यहाँ सर्व कर लिया उन्होंने, किसी और सूबे में वो सर्व कर लेंगे, फिर वापस भी आ सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको इतनी हवा दी जा रही है। आप कह रहे हैं संजीदा ना लें, सीरियस ना लें। खान साहब दूसरों के मामलात को इतना सीरियस लेते थे कि चोर डाकू कह देते थे, पुलिस अफसर के हक में इतनी बातें कर दिया करते थे। दूसरे सूबे करें तो वो चोर डाकू हैं, वो अपनी करप्शन बचाने के लिए हैं। आप करें तो फिर मामले को संजीदा ना लिया करें, वो मुदाखलत नहीं है पुलिस में। नहीं, हमारे मामलात इसलिए आप इतना वो ना लें क्योंकि हमने ऐसा कोई काम किया नहीं है, उनको नाराज करके नहीं किया है, कि उन पे ब्लेम नहीं लगाया है, खुदा ना ख्वास्ता ऐसे कोई खबर नहीं छपी है कि जिनके इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। वो सारी चीजें हमने जो देखे, एक हॉस्पिटैलिटी का वो है कि यहाँ इस सूबे से जो भी गया है कम से कम इस तरह हमने उस बेइज्जत करके किसी को नहीं भेजा, ना हम इस तरह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे। वजह नहीं बता रहे कि क्यों हटाया गया है, एग्जैक्टली क्या मसला था आईजी में जिनके ऊपर इमरान खान साहब को इतना फ़ख्र था, जितनी तारीफ़ें करते थे, दूसरों को बताते थे, उन्हें क्यों रातों रात हटा दिया गया, जबकि खान साहब कहते थे कि इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस में मुदाखलत नहीं होगी। अब उसी की शिकायत पहले इस्लामाबाद से आई, पंजाब से आई, अब खैबर पख्तूनख्वा जहाँ टीम ही अपनी बनाई हुई थी, IG साहब भी अपने लगाए हुए थे, उन्हें भी बदल दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक केस जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से खबरों में है, जिस पर 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, मगर इस पर अमल नहीं हो रहा। FIA ये केस बंद करने की सिफारिश कर चुकी है और दरख्वास्त गुजार के लवाहिकीन चाहते हैं कि अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराए। अब एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट असगर खान अमल दरामद केस सुन रही है। असगर खान अमल दरामद केस की समाअत आज जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार ने पूछा कि वजारत दिफा ने फौजी अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल के लिए कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तहकीकात में शवाहिद सामने आने पर कोर्ट मार्शल होगा। फ्रॉड या करप्शन पर रिटायरमेंट के बाद भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। अदालत ने पाक फौज को मुलविस अफसरान के खिलाफ 4 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि FIA रिपोर्ट का जायजा वजारत दिफा के जवाब के साथ लिया जाएगा और फिर जायजा लेंगे कि अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं। 8 फरवरी को जब चीफ जस्टिस ने यह केस समाअत के लिए मुकर्रर किया तो वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में इसे खुश आइंद करार दिया और लिखा कि वजीर आजम पहले ही FIA को हिदायत जारी कर चुके हैं कि केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। यह मुकदमा नून लीग के सियासी किरदार को वाज़ेह करता है। दिलचस्प बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सियासी वारिस आज नवाज लीग की गोद में बैठे हैं, ये फवाद चौधरी ने कहा। यह केस बहुत अहम है क्योंकि 29 दिसंबर को FIA इस केस को बंद करने की सिफारिश कर चुकी है, मगर असगर खान के लवाहिकीन ने केस चलाने पर जोर दिया। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस बंद ना करने का फैसला किया, जिसके बाद 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और लिखा कि अदालत FIA के दलाइल से मुतमईन नहीं है। हमारे ख्याल के मुताबिक कुछ चीज़ों से मुताल्लिक तफ्तीश की ज़रूरत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने 9 फरवरी को एक और रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक FIA ने सियासतदानों में रकूम की तकसीम की तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये FIA ने कहा रकूम तकसीम करने वाले अफसरान के नाम जाहिर नहीं किए गए, किसी ने पैसों की तकसीम कबूल नहीं की, जबकि रकूम की तकसीम में मुलविस अहलकारों से मुतालिक नहीं बताया गया। अदालत रहनुमाई करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है। क्या अगर ये कार्रवाई होती है तो बाद में अगर पहले जो पैसे देने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं, तो जो पैसे लेने वाले सियासतदान हैं, जो इनकारी हैं, उन तक भी मामला जाएगा, जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी सामने आता रहा है। सलमान अकरम राजा साहब, वकील असगर खान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, आप समझते हैं आज के इस हुक्म के बाद किसी मंतकी अंजाम की तरफ ये केस जा रहा है, जिसमें पैसे देने वाले लेने वाले दोनों जो हैं वो कटहरे में आए और दोनों के खिलाफ एक हवाले से एक बाकायदा तौर पर आवाम के सामने सच सामने आए? जी देखिए, जहाँ तक फ़ौजी अफसरान का ताल्लुक़ है, चूँकि उनके हवाले से तो तमाम मामला एतराफ़ शुदा है, तो उस हवाले से तो लगता है कि अब जो कार्रवाई फ़ौज कर रही है उसके नतीजे में एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने यही कहा कि हमारी ये एक कार्रवाई ज़रूरी है, एक रिपोर्ट मुरतब करना ज़रूरी है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वाज़ेह है फ़ौजी अफसरान के हवाले से, जनरल दुरानी और जनरल असलम बेग साहब के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस्तदा की कि वक्त दिया जाए कि अंदरूनी कार्रवाई मुकम्मल हो।
अदालत ने वक्त दिया, 4 हफ्ते का वक्त दिया और कहा कि अपनी वो कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट हमारे सामने लाइए। जहाँ तक सियासतदानों का ताल्लुक है, उस हवाले से जो FIA का मौक़िफ़ आज फिर सामने आया, पिछली डेट पे भी आया था, वो ये है कि उनके साथ एक तरह से मुश्किल ये है कि जो फ़ौजी अफसरान ये मानते हैं कि वो शामिल थे, उन्होंने पैसे बांटे, मिसाल के तौर पे ब्रिगेडियर हामिद सईद एक साहब थे, उनका बड़ा कलीदी रोल है। ख़ुद अदालत में आकर उन्होंने एक एफिडेविट दिया, अपनी डायरी पेश की, जिसका एक सफ़ा अदालत ने अपने फ़ैसले में रिप्रोड्यूस भी किया है। वो अब बज़ाहिर ये फरमाते हैं कि वाक़यात उनके जहन से महव हो गए हैं, उनको अब याद नहीं रहा कि कौन से उनके मातहत अफसरान थे जिनके ज़रिए पैसे भेजे गए। वो फरमाते हैं कि जो रसीदें भी ली गई थीं सियासतदानों से, वो रसीदें भी किसी मुतल्लिका अफसर को दे दी गई हैं और अब उनको याद नहीं कि वो अफसर कौन है। और इस नौयत की दुश्वारी है जो FIA ने अदालत के सामने रखी है। बहुत शुक्रिया सलमान अकबर, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब देखते हैं कि क्या आगे जाके मामला होता है, जबकि अदालत ने एक वक्त भी दिया है। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए एक ऐसी शख्सियत का जो मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करना जानती थी, कड़े वक्त में भी हक के लिए आवाज़ बुलंद करना और हुकूक दिलाने के लिए दूसरों का साथ देने का हौसला रखती थी, कानून को समझती थी, कानून सिखाती थी, जुल्म के खिलाफ थी, जुल्म के खिलाफ बोलती भी थी और साथ खड़ी भी होती थी। मारूफ वकील आसमा जहांगीर को इस दुनिया से रुखसत हुए 1 साल गुजर गया है। वो एक निडर खातून थी, उनकी बहादुरी ही उनकी पहचान है। जनरल याह्या खान का ज़माना हो, जनरल ज़िया का दौरे आमरियत हो, या जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इमरजेंसी हो, या फिर सिविल हुक्मरानों का आमराना रवैया हो, उन्होंने हमेशा आमराना जहनीत का मुकाबला किया। अदलिया बहाली तहरीक में पेश रही, अपनी ज़िंदगी इंसानी हुकूक के लिए लड़ते हुए गुजार दी। किसी को सियासी या कानूनी हक दिलाना हो, मजदूरों के हकूक़ की बात हो, या लापता अफराद की बाजियाबी का मामला हो, हकदार को उसका हक दिलाने के लिए वो हर ताकत से टकरा गई। चाहे उनके सामने कोई इदारा खड़ा हो, कोई जागीरदार खड़ा हो, कोई सियासतदान खड़ा हो, या फिर कोई आमिर हो, उन्होंने सबके खिलाफ डट कर मुकाबला किया। डट कर खड़ी होने वाली शख्सियत की जब भी बात होगी तो आसमा जहांगीर ही का नाम जहन में आएगा। आसमा जहांगीर सिर्फ अपने हामियों के लिए नहीं, बल्कि अपने मुखालिफिन के हुकूक के लिए भी लड़ती रहीं। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि उनके मुखालिफिन भी हैरान हो गए कि उनके साथ आकर आसमा जहांगीर खड़ी हो गई, जब उन्हें लगा कि उनके साथ कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ज़्यादती हो रही है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हक पर थे। उनका मुखालिफ हो तो क्या हुआ? आसमा जहांगीर ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक कमीशन की बुनियाद रखी और सुप्रीम कोर्ट बार की सदर भी रहीं। उन्होंने कई इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। उनकी वफ़ात के बाद उन्हें निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। पाकिस्तान में जब भी इंसानी हुकूक का जिक्र होगा, हम सबको आसमा जहांगीर याद आएंगी, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक नहीं है कि आसमा जहांगीर एक ही थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।